स्वागत है आप सभी का। हाँ, सब चालू है। स्वागत है आप सभी का। कैजुअली मैं आपसे बातचीत करने आया हूं और हेडलाइन आपने देखी कि पुतिन साहब जो हैं वो अकबर वाली नीति पर चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वैभ भाई अब तो उसमें अकबर कहां से घुसा के ले आया? मैं बताऊंगा अकबर कहां से आया इसमें। फिलहाल देखो, शुरुआत यहां से होती है कि अभी यूक्रेन में और रशिया का दोनों का युद्ध चल रहा है और वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। और इसी पीछे खबर आती है कि पोलैंड भागकर चले गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। जब ये खबर आती है तो थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस और लॉजिक लगाया तो मैं समझ गई तो प्रोपेगेंडा है। और बाद में प्रोपेगेंडा निकला क्योंकि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा नहीं है, गलत खबर है और यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन में ही है, वो पोलैंड भाग करके नहीं गए हैं। अब एक बात बताइए कि पुतिन साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा कि वो भाग करके पोलैंड चले गए हैं? अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए। आपके पास मात्र 3 सेकंड है, वीडियो को पॉज कीजिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं। यह एक युद्ध की एक नीति होती है। इस नीति में क्या होता है कि आप जिसके बल पर लड़ रहे हैं वो भाग करके चला गया है, आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें, वहां के जो नागरिक हैं स्वीकार कर लें, जो सैनिक हैं वो स्वीकार कर लें, हथियार डाल दें, जो हम पुतिन साहब कहेंगे जो आप पे कब्जा करना चाहते हैं, अब उसकी बात आप मान लीजिए। एक तरह से मनोबल तोड़ने का काम होता है। मतलब जो युद्ध को रशिया 3 दिन के अंदर खत्म करना चाह रहा था वो युद्ध आज 9वें दिन तक पहुंच चुका है। सुनने में आ रहा है ये युद्ध जो होगा 15 दिन तक होगा और इसमें भारी तबाही होनी है। अब पुतिन साहब को उम्मीद थी कि वो 3 दिन के अंदर युद्ध को खत्म कर देंगे और प्रत्येक दिन के युद्ध का जो खर्च है वो 1.5 लाख करोड़ का है। 9 दिन हो चुके हैं, नुकसान रशिया को हो रहा है। तात्काल देखें तो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन को नुकसान, दुनिया को नुकसान, सबको नुकसान हो रहा है। जेलेंस्की को अमेरिका ने साफ तौर पे बोला कि आप आ जाइए, आपकी जान को खतरा है। और बाकी जान को खतरा भी है क्योंकि रशिया की टीम को बताया गया है कि 24 लोग ये व्यक्ति है, आप इनको जाकर खत्म कीजिए। उसमें नाम एक प्रेसिडेंट का भी था। तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है भाई, आप ऐसा कीजिए, आपकी जान है तो जहान है, तो आप आ जाइए। तो जेलेंस्की साहब कहते हैं कि मैं तो आऊंगा नहीं, क्योंकि आप मुझे सिर्फ हथियार दीजिए, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। अब इतनी बात करने के बाद जेलेंस्की साहब कैसे भाग जाते? जब वो ये बात कर रहे थे उनको पता था उनकी जान को खतरा है, लेकिन अपना इतिहास खराब नहीं करना चाहेंगे जेलेंस्की साहब, क्योंकि इतिहास अब उनको किस नजरों से देखेगा, देखना चाहेगा, वो अब जो जेलेंस्की का डिसीजन होगा ना, अब उस पर मोहर लगेगी, क्योंकि इतिहास में हर किसी को जगह नहीं मिलती है। तो पुतिन ने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मनोबल तोड़ने वाला काम करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति तो वैसे भी दिखाई दे नहीं रहा है, अब कोई पोलैंड भाग गया। अब इसके जो एक गोरिल्ला वॉर चलाने की जो कोशिश उन्होंने की है, तो जो इनके जितने भी रहने वाले वहां के जो लोग हैं वो थोड़ा सा हतोत्साहित होंगे, हथियार डाल देंगे, बोलेंगे ठीक है जो करना है वो करो, हम अब नहीं लड़ने वाले। अब प्रेसिडेंट की तरफ से जो सैनिक होंगे वो भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप याद रखिएगा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सैनिकों का मनोबल आपको चाहिए होता है। हथियार तो बाद की चीज है भाई। अगर आपके पास आधुनिक हथियार हैं और आप अगर युद्ध जीत रहे हैं, अगर उसी बीच गलती से कुछ मनोबल अगर आपका टूट जाता है, अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अब इसका मुझे इतिहास में मुझे मिल जाता है। अगर मैं आपको इतिहास से जोड़ करके दिखाऊं तो इतिहास की तरफ अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आप अकबर की नीति आप देख सकते हैं। अगर मुगलों में अगर कोई ठीक ठाक अगर राजा रहा है, जिसने राज्य किया है, जिसको सम्मान अगर देना चाहें दे सकते हैं, तो आप अकबर को दे सकते हैं, उसकी नीति को देख सकते हैं। आप नीति के तौर पे अकबर को लीजिए कि हाँ, उस व्यक्ति के पास बुद्धि तो थी, क्योंकि मुगलों में तो बहादुर शाह जफर जैसे भी लोग थे जिनको पता नहीं कि उनके साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य है। अब उनसे बोले भैया ये भी तुम्हारा साम्राज्य, बोले अच्छा ये भी साम्राज्य है। उनको यही नहीं पता कि शासन वो कर रहे हैं, उस शासन के अंदर कौन कौन से राज्य साम्राज्य हैं। लेकिन अकबर की नीति आप देखिएगा। मैं आपको जो पुतिन वाली जो कहानी है, वो जो करना चाह रहे थे, मनोबल तोड़ने वाला जो काम करना चाह रहे थे, पुतिन को पता है वो जीत रहे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि यार मेरा जो पपेट होगा ना, जो राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति था, अब उसको मैं दोबारा लेकर आऊं, मेरा जो पपेट है वो काम जल्दी जल्दी करे, संभाले। लेकिन मनोबल तोड़ना चाहते थे, लेकिन वहां साफ हुआ कि व्यक्ति भागा नहीं, वो डट करके लड़ रहा है। अकबर की योजना मैं आपको बताता हूं। 1567 की तरफ चले जाइए आप। अकबर वैसे भी क्या कहते हैं, उसकी बड़ी समझदारी यह थी कि वो खुद युद्ध नहीं लड़ता था। जहां अकबर को यह लगता था कि यहां युद्ध लड़ने से पक्का ही जीत होगी, वहां पर आगे बढ़ के युद्ध लड़ता था। जहां उसको यह लगता था कि यहां मैं युद्ध लड़ूंगा, यहां कुछ पेच फंस सकता है, शायद हो सकता है कि यहां हम हार भी जाएं या फिर बहुत मशक्कत करनी पड़े, तो वहां अपने मनसबदारों को भेजता था। अब अकबर की मैं राजपूत नीति के बारे में आपको बताता हूं। जो अकबर था उसने राजपूत नीति से राजपूतों का पूरा एक गिरोह बना लिया, एक कम्युनिटी बना ली, अपने प्रति सम्मान करा लिया, एक मनसबदार की पूरी एक कैटेगरी बना के रख दी। अब मनसबदारी क्या होती थी? मनसबदारी में अकबर क्या कराता था
कि वो किसी साम्राज्य की तरफ बढ़ा। साम्राज्य पास पहुंचा, मारा कूटा, काटना शुरू किया और राजा को अधीन बना लिया, हार स्वीकार कर लिया, अपने अधीन ला दिया। अब अकबर बड़ा चालू, बोला कि यार देखो, कुछ भी कहो, राजा तो राजा होता है, चाहे बड़ा साम्राज्य, छोटा साम्राज्य, फिर मिडिल साम्राज्य। सम्मान तो बहुत बड़ा होता है, ईगो तो बहुत बड़ा होता है, चाहे साम्राज्य जितना बड़ा जितना छोटा सही। और बड़े ही प्यार से अकबर क्या करता था, उनको अपने पास बुलाता, बोले महाराज जी बैठिए, आप तो राजा हैं, मेरे बगल में बैठिए। फिर कहता कि देखो मैंने आपका राज्य जीत लिया, मुझे आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका जितनी भी आपका साम्राज्य है, आप इन लोगों को देखो, इनसे पैसा लो, इनसे टैक्स लो, इनसे आप कर लो, अगर गलती करें इनको दंड दो, सब आप करो। तो फिर कहते कि वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने हमारी कुटाई क्यों कर दी? फिर सब मुझे करना ही है तो फिर मेरी कुटाई क्यों कर दी? अब वो कहते देखो वो बात आपकी सही है, सारे काम आप करेंगे, टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, सारी चीजें आप करेंगे, लेकिन आप मेरे मनसबदार बनेंगे। बोले ये क्या होता है भैया, ये कौन सी चीज है मनसबदार? हम तो पहली बार सोच रहे हैं, सुन रहे हैं ये सारी बातें क्या होती हैं। फिर अकबर ने बताया देखो मनसबदारी का मतलब ये होता है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह से आक्रमण कहीं करना हो तो आपको मेरे साथ आकर के युद्ध लड़ना होगा। ऐसे छोटे साम्राज्यों को मिलाकर के एक मनसबदार बना दिया। टैक्स कलेक्ट करो, सैनिकों को इकट्ठा करो, उनको पेमेंट दो, युद्ध हो तो लड़ो। तो अकबर यही करता था। जहां उसको यह लगता कि मैं यहां हार जाऊंगा तो वहां मनसबदारों को भेज दिया, भाई हार हो गई, बोल नहीं अकबर की नहीं हुई, मनसबदारों की हुई है। और जहां अकबर को यह लगता कि यहां मैं जीत जाऊंगा तो वहां जाकर के वो चला जाता था और वहां युद्ध लड़ता था, और जब जीतता था तो किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। यानी कि जीते तो अकबर, हारे तो मनसबदार। दिमाग देख रहे हो इतिहास का? अपने पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं, अपने पॉलिटिक्स में अगर कोई सांसद हारा, बीजेपी का सांसद अगर हार गया, बोले सांसद ही तो हारा है, और अगर सांसद जीत गया, अरे मोदी ही तो जीता है। तो ये वही स्ट्रेटेजी चलती है, जीत अकबर की, हार मनसबदार की। अब मैं आपको ले चलता हूं 1567 की तरफ, जब अकबर ने सीधा जाकर के राजस्थान के चित्तौड़ में हमला कर दिया। उस वक्त राजा कौन हुआ करते थे? राजा उदय सिंह हुआ करते थे। अब सोचा कि जाऊंगा मूली गाजर की तरह काट कूट के आ जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा तो काम हो ही गया। लेकिन उदय सिंह जी थे ना, अकबर इतनी आसानी से हरा नहीं पा रहा, युद्ध बहुत लंबा खींच गया। अकबर बोला यार तुम मामला खराब है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं लौट के जा रहा हूं। अकबर 10 साल तक लौट के राजस्थान के चित्तौड़ में नहीं आया, लेकिन अकबर को पता था कि यार मैं वहां जीत नहीं पाया हूं, और इतिहास मुझे इस नजरिए से देखे वो मैं चाहूंगा नहीं। अकबर बोला अभी मैं लौट करके जा रहा हूं, और 10 साल के बाद जो लौट के आया ना, उस 10 साल के पीरियड में वो बंगाल और बिहार को कब्जा कर रहा था, छोटे छोटे साम्राज्य को अपने मिला रहा था, वो मनसबदार तैयार कर रहा था अपने अपने। अब क्या था कि 10 साल बाद अकबर बोलता है कि ऐसा करो तुम यार वहां जाओ राजस्थान, और हल्दी घाटी युद्ध अगर आपको याद होगा तो वो वहां पर हुआ था। अब राजस्थान मान सिंह साहब पहुंच गए, क्योंकि राजस्थान के वो थे ही, उनको पूरा राजस्थान का पूरा उनको एरिया पता था उनको। राजस्थान वो चले जाते हैं, ललकार देते हैं। अब उदय सिंह की जगह कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह थे। वो युद्ध में थे, वो लड़ रहे थे, लोहा ले रहे थे। मतलब अकबर का एक काबिल मनसबदार नहीं जीत पा रहा था। 90% युद्ध महाराणा प्रताप सिंह जीत गए थे। 90% सोरो उनकी सेना का मनोबल कितना रहा होगा दोस्त, सोचो कितना रहा होगा। और वो मनसबदार बेचारा बैठ गया, मैं करूं तो करूं क्या भाई, अब क्या हो सकता है। अब इसी बीच अकबर ने एक युक्ति लगाई, बोला कि देखो मैं तो जाके लड़ूंगा नहीं, युद्ध हमें जीतना है, 90% हम हार चुके हैं, 10% की हम ट्राई करके देखते हैं। अब अकबर ने क्या किया, अफवाह फैला दी। बड़े बड़े हाथी, बड़ा बड़ा मतलब पूरा एक वेशभूषा ऐसी बनाकर रख दी कि वास्तव में अकबर आ रहा है। अफवाह फैला दी कि अकबर आ रहा है खुद लड़ने के लिए। अब अकबर का इतिहास तो अलग ही था। अब अकबर का नाम सुनते ही जो महाराणा प्रताप सिंह के जितने भी सिपाही थे, उनका मनोबल टूट के इतना बड़ा राजा आ रहा है, अब तो कैसे जीत होगी। तो अकबर का इतिहास ही कुछ ऐसा था, चाहता मूली गाजर की तरह काट के आ जाता, वो युद्ध जीत करके वो आ जाता। तो मनोबल डाउन होना शुरू हो गया। महाराणा प्रताप सिंह के जितने भी वो थे सिपाही थे, जो सैनिक थे, मनोबल डाउन। अब क्या था कि अब मनसबदार के अंडर लड़ने वाले जितने भी सैनिक थे, जितने भी सैन्य थे, अब उनका मनोबल बढ़ गया। पर अब तक तो हम मनसबदार के लिए लड़ रहे थे, अब तो हम हार रहे थे, अब खुद हम राजा के लिए लड़ेंगे। अब राजा आ गया, हम राजा के लिए लड़ेंगे। अब उनके अंदर जोश आ गया। 90% जो हारा हुआ युद्ध अकबर ने सिर्फ इसीलिए जीत लिया क्योंकि एक अफवाह फैला दी कि अकबर आ रहा है, और 90% युद्ध को 100% जीत में तब्दील कर दिया। देखो ये होता 90% आप जीत चुके हो, लेकिन मनोबल जब आपका टूटता है तो आप उस युद्ध में धराशायी हो जाते हो और आप चल देते हो। अब आपने देखा कैसे एक अफवाह ने पूरा युद्ध की परिस्थिति को पलट के रख दिया, और वो अकबर के नाम हो गया। पर अकबर की कुछ नीतियां थी, उसको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि कुल मिला के बात यही है कि जो पुतिन करना चाह रहे थे,
कि भाग के चले गए। वो सीधा संदेश यही था कि आप हथियार टाल दो, गोरिल्ला वार मत करो, आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, यहां जहां पर हो वहीं पर रहो, क्योंकि तुम जिसके अंडर आप लड़ रहे हो वो तो भाग के चला गया। अब हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और हमारा जो पपेट आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब सैनिक को ये बात पता पड़ेगी उसका मनोबल टूटेगा और उतनी ही तेजी से सफल होगा। अब बाकी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। एक एक बात मैंने आपको समझाई है वहां पर कि यूक्रेन में चल क्या रहा है और क्या मतलब क्या नुकसान है, क्या फायदा है इंडिया के लिए, क्या सीखे क्या नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं लास्ट में जरूर पूछूंगा, इतिहास नहीं बताऊंगा लीबिया का और इराक का। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वही हाल होगा जो इराक और लीबिया के नेताओं का हुआ था, और क्या दुनिया उसको स्वीकार करेगी? वीडियो लंबा है दोस्त, नहीं तो इतिहास तो मैं इसका भी बताता मैं आपको। बाकी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलेगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।